नमस्कार साथियों। कल का जो हमारा टॉपिक बीच में रह गया था वहाँ से हम आज शुरू करेंगे और फिर हृदय टॉपिक को पूरा करेंगे। रक्त, ठीक है। रक्त में कल हमारा जो टॉपिक रह गया था वो था रक्त समूह। रक्त समूह पर सर्वप्रथम चर्चा किसने की? लैंडस्टीनर ने, ठीक है। विस्तृत चर्चा लैंडस्टीनर ने की। लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स को जो डिवाइड किया वो था एंटीजन वर्ग समूह और दूसरा क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। एंटीजन के नाम के आधार पर उसने वर्ग समूह डिवाइड किया ए बी ओ। ए में एंटीजन ए, बी में बी, ए बी कोई एंटीजन नहीं। एंटीबॉडी की बात करें तो बी ए कोई नहीं और ए बी। ये वर्ग जो समूह है, रक्त समूह है, वो किसके हिसाब से है? लैंडस्टीनर के हिसाब से। पूर्व में जब लैंडस्टीनर ने खोज की तब सी ओ को वर्ग समूह को सी वर्ग समूह के नाम से जाना गया, पर बाद में इसे कौन सा नाम दिया गया? तो वर्ग ओ, ठीक है, ग्रुप ओ। उसके बाद में रोगी को दिए जाने वाला रक्त, मान लीजिए कोई ए वर्ग समूह का रोगी है तो वो कौन सा ब्लड उसे दिया जा सकता है? तो ए और ओ वर्ग समूह का। बी वाले को बी और ओ, सी वाले को ए बी और ओ, और इसे केवल ओ वर्ग समूह का रक्त दिया जा सकता है, ठीक है। तो नहीं दिए जाने वाला इसके जस्ट अपोजिट कर लेंगे हम। जैसे ए ओ है किसी व्यक्ति को तो न दिए जाने वाला तो ए ओ दिया जाएगा ए वर्ग समूह को, तो कौन सा नहीं दिया जाएगा? बी और ए बी। बी वर्ग समूह को बी और ओ दिया जाएगा तो कौन सा नहीं दिया जाएगा? ए बी को ए बी सभी दिए जाएंगे तो कौन सा? कोई सा भी नहीं है जो नया दिया जाए, सभी दिए जा सकते हैं। सी को बात करें, ओ की बात करें तो ए बी और बी उसे नहीं दिए जा सकते। क्लियर है यहाँ तक बात? उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ए वर्ग समूह के व्यक्ति को ए और ओ, बी वर्ग समूह के व्यक्ति को बी और ओ, ए बी वर्ग समूह के व्यक्ति को सभी, ओ वर्ग समूह के व्यक्ति को केवल ओ। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ए बी जो वर्ग समूह है वो कौन सा वर्ग समूह है? सर्वग्राही, जो सभी से रक्त ले सकता है। कौन सा वर्ग समूह है? ए बी एक ऐसा वर्ग समूह है जो सभी से रक्त ले सकता है। ओ यहाँ भी दे रहा है, यहाँ भी रक्त पर दाता बन रहा है, यहाँ भी रक्त दाता। तो सबसे बड़ा रक्तदाता कौन है? ओ, सभी को रक्त दे सकता है। तो सर्वदाता कौन है? तो ओ ब्लड ग्रुप जो वाला जो व्यक्ति है वो सर्वदाता होगा और ए बी जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होगा वो सर्वग्राही व्यक्ति होगा। क्लियर है यहाँ तक बात? उसके बाद में अगर हम अन्य, ये एक वर्ग रक्त समूह की चर्चा हो चुकी है, दूसरे अन्य जो रक्त समूह हैं उनकी देखिए। कुछ रक्त समूह क्या होते हैं? दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी के होते हैं। ऐसे रक्त समूह हैं जो विश्व में कुछ एक लोगों में ही वो रक्त पाया जाता है, अन्य लोगों में वो रक्त नहीं पाया जाता। भारत में ऐसे दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी के 2 रक्त समूह की खोज हो चुकी है और कुल मिलाकर विश्व में वर्तमान में 7 ऐसे वर्ग समूह और भी हैं जो दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी के हैं, जिनके रक्त वाले व्यक्ति संख्याओं में सैकड़ों भी हो सकते हैं या 10-12 भी हो सकते हैं, अधिकतम सैकड़ों की संख्या में ही होंगे पूरे वर्ल्ड में। मतलब 7 से 8 अरब आबादी वाले जो पूरा वर्ल्ड है उस वर्ल्ड में ऐसे 100 लोग ही होना बहुत ही छोटी बात है, ठीक है ना, बहुत ही कम लोग हैं ऐसे। तो दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी के जो ब्लड ग्रुप हैं वो देखिए। दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी के इंडिया में कितने ब्लड ग्रुप हैं? तो 2। एक तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है, और दूसरा जो ब्लड ग्रुप है वो है इनरा ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप की तरह ही है, इसमें भी एच जो एंटीजन है वो नहीं पाया था, इसलिए इस ब्लड ग्रुप को एच ब्लड ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। एच ब्लड ग्रुप भी एंटीजन है, एच एक एंटीजन होता है जो इसमें नहीं पाया जाता। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद में बात करें 1952 में इसकी खोज हुई थी। उसके बाद इनरा ब्लड ग्रुप की बात की थी, खोज कहाँ हुई? तो सूरत में हुई इसकी खोज, गुजरात में। और
इसमें IN जो वर्ड है वो तो इंडिया और RA जो जिस महिला से ये रक्त निकाला गया था, जिस महिला ने रक्तदान दिया था उस महिला से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और पहचान गोपनीय रखी गई है। तो इंदिरा ब्लड ग्रुप और बॉम्बे ब्लड ग्रुप दो दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी के ब्लड ग्रुप्स हैं जो इंडिया में पाए गए। तो इंदिरा क्या है, तो एक ब्लड ग्रुप है। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद में एक और फैक्टर है रक्त में, वो होता है RH फैक्टर, ठीक है। RH फैक्टर की बात करें तो RH फैक्टर की खोज रिसस नामक बंदर पर की थी 1937 में। बंदर में 1937 में किसने की, तो लैंडस्टीनर और विनर ने। लैंडस्टीनर और विनर ने इसकी खोज की। RH फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगर इस पर ध्यान न दिया गया या फिर थोड़ी सी भी असावधानी बरती गई तो व्यक्ति की इससे क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। RH एक एंटीजन है और जिनमें RH पाया जाता है वो RH पॉजिटिव होते हैं, एंटीजन वाले व्यक्ति होते हैं, और जिनमें RH नहीं पाएगा वो RH नेगेटिव व्यक्ति होते हैं, ठीक है। अगर RH पॉजिटिव व्यक्ति को RH नेगेटिव व्यक्ति का रक्त चढ़ा दिया जाए तो फिर रक्त का अपघटन होगा और ऐसी स्थिति में ब्लड चिपचिपा हो जाएगा और व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इसलिए इसकी जांच भी करवानी बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कभी कई RH पॉजिटिव व्यक्ति महिला पुरुष का विवाह अगर RH नेगेटिव महिला से हो जाए तो प्रथम जो संतान होगी वो तो स्वस्थ होगी, लेकिन द्वितीय संतान की जब बात आएगी तब महिला का जो रक्त है उसका क्या हो जाता है, प्रथम संतान उत्पत्ति के बाद में विघटन अपघटन होना शुरू हो जाता है और महिला के रक्त में anti-RH बन जाते हैं, जिनके कारण क्या है, जो नया दूसरा जो नवजात शिशु होगा, जो प्लेसेंटा होगा, वो anti-RH से प्रभावित होना शुरू हो जाएगा और वो क्या नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार की जो महिलाएं होती है उनको फिर क्या है, anti-RH से जुड़े हुए क्या कुछ इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं जिनके कारण वो क्या कर पाती हैं, सर्वाइव कर पाती हैं, ठीक है। तो दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर कौन सा है, RH फैक्टर रिसस नामक बंदर में 1937 की खोज की लैंडस्टीनर और विनर द्वारा, और जिनमें RH फैक्टर पाया था वो RH पॉजिटिव और जिनमें RH फैक्टर नहीं पाया था वो RH नेगेटिव होते हैं। और RH पॉजिटिव पुरुष की नेगेटिव महिला से शादी हो जाए तो जो प्रथम संतान होगी वो RH पॉजिटिव होगी, ये बात ध्यान रखिएगा, और वो एक स्वस्थ संतान होगी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी जो संतान होगी उसका सर्वाइव करना थोड़ा सा क्या हो सकता है, इस स्थिति में कठिन हो सकता है। क्लियर है बात। तो ये रक्त समूह से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें रक्त संग्रह की, उसके बाद में अगर हम बात करें रक्त संग्रह की, देखिए पहले क्या था, देखिए पुनर्जागरण काल के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको इतनी बातें बता रहा हूँ कि रक्त ये है, रक्त इससे बना होता है, रक्त इससे बना होता है। पुनर्जागरण टाइम पीरियड में सर्वप्रथम जब कुछ लोगों ने ये बातें बताई विश्व को, जब ये बातें बताई कि रक्त है वो पूरे शरीर में घूमता है वगैरह वगैरह, तो धर्म सुधार आंदोलन जब चले, पुनर्जागरण काल हुआ, उससे पहले के टाइम पीरियड में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जिन्हें अपने प्राणों से क्या धोना पड़ा, हाथ धोना पड़ा, क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक जो बातें हैं, वास्तविक जो बातें हैं वो लोगों को बताई, और लोगों की अंधविश्वास या रूढ़िवादिता इतने चरमोत्कर्ष पर थी कि उन्होंने उन व्यक्तियों से कहा कि या तो वो अपना कथन असत्य मान लें या फिर उन्हें क्या दे दी जाएगी, फांसी दे दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कई व्यक्ति थे, और वर्तमान ये बहुत ही एक सामान्य सी बात है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिएगा RH फैक्टर से जुड़ी हुई नेक्स्ट बात है वो है रक्त संग्रह। तो आप समझिए कि रक्त संग्रह की जो सर्वप्रथम शुरुआत थी वो थी 1937 में। पहला ब्लड बैंक खुला था, कहाँ खुला, तो शिकागो में। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में पहला ब्लड बैंक खुला 1952 में कलकत्ता में, और पश्चिम बंगाल कलकत्ता में, और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा खोला गया था इसे। नेक्स्ट देखिएगा रक्त संग्रह में 38% सोडियम नाइट्रेट के घोल में रक्त का संग्रह किया जाता है, के घोल में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रक्त का क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें 1 यूनिट की, 1 यूनिट रक्त में 450 मिलीलीटर रक्त होता है, और 1 यूनिट रक्त से 3 व्यक्तियों की क्या बचाई जा सकती है, जिंदगियां बचाई जा सकती है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक दुर्घटनाओं में जो मृत्यु होती है वो किसके कारण होती है, रक्त का बहुत ज़्यादा प्रवाह हो जाने के कारण होती है, ठीक है।
तो ये दूसरा जो फैक्ट है वो है रक्त संग्रह से जुड़ा हुआ। प्रथम ब्लड बैंक इन वर्ल्ड में कब हुआ? 1937 में शिकागो में, इंडिया में 1942 में कलकत्ता में हुआ, पश्चिम बंगाल में। और रक्त 38% नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट के घोल में 4% सेल्सियस तापमान पर इसका संग्रह किया जाता है। 1 यूनिट 450 ml होता है। 3 व्यक्तियों की जिंदगियां एक बार में इसके द्वारा बचाई जा सकती हैं। क्लियर है बात? उसके बाद में एक नया फैक्ट देखिए रक्त से जुड़ा हुआ, वो फैक्ट है रक्तदाब। देखिए रक्तदाब, स्वस्थ व्यक्ति रक्तदाब होता है 120/80 mmHg मिलीमीटर पर मरकरी। ठीक है, मिलीमीटर पर मरकरी ये अधिकतम स्वस्थ व्यक्ति का। और ये कौन सी स्थिति होती है? संकुचन की स्थिति में दाब अधिक होता है, तो ये वो स्थिति है। और ये स्थिलन की स्थिति है जब दाब नॉर्मल होता है। ठीक है, तो 120/80 mmHg। रक्तदाब मापी जो यंत्र है वो कौन सा है? स्फिग्नोमीटर। ठीक है, रक्तदाब की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो एस हेल्स ने की। एस हेल्स ने 1733 में किसमें की? तो घोड़ों में रक्तदाब की खोज की। रक्तदाब जो मापा जाता है वो किनका मापा जाता है? तो शिराओं का मापा जाता है। रक्तदाब किनका मापा जाता है? तो शिराओं का रक्तदाब मापा जाता है। ठीक है, क्योंकि शिराओं में जो रक्तदाब होता है वो क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है, और धमनियों में इसकी स्थिति क्या नहीं होती? स्थिर नहीं होती। उसके बाद में अगर हम बात करें इंजेक्शन की, एक शिराओं से जुड़ी बात और देखिएगा। इंजेक्शन वगैरह जो दिए जाते हैं वो किस में दिए जाते हैं? तो शिराओं में दिए जाते हैं। और ऐसे इंजेक्शन क्या कहलाते हैं? इंटरवीनल इंजेक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, और ऐसे इंजेक्शंस जो कुछ इंजेक्शंस ऐसे होते हैं जो मांसपेशियों में दिए जाते हैं, शिराओं के मध्य मांसपेशियों में दिए जाते हैं, तो ऐसे इंजेक्शंस क्या कहलाते हैं? इंट्रावीनल। ठीक है, इंट्रावीनल ऐसे इंजेक्शंस जो मांसपेशियों में दिए जाते हैं, इंट्रावीनल ऐसे इंजेक्शंस जो शिराओं आदि में दिए जाते हैं। और रक्तदाब किनका मापा जाता है? शिराओं का मापा जाता है। और रक्तदाब, शिराओं का रक्तदाब मापा जाता है क्योंकि इनमें रक्तदाब स्थिर होता है। और रक्तदाब मापा यंत्र कौन सा? स्फिग्नोमीटर है। और 120 रक्तदाब 120/80 है। अगर उच्च रक्तदाब की स्थिति कौन सी होती है? उच्च रक्तदाब 150/100, ये कौन सी स्थिति है? उच्च रक्तदाब की स्थिति। इसे क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन। ठीक है, और निम्न रक्तदाब की स्थिति कौन सी है? तो निम्न रक्तदाब की स्थिति है 180, ये निम्न रक्तदाब 50, ये निम्न रक्तदाब की स्थिति है। इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलेंगे हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन, ये निम्न रक्तदाब की स्थिति, इसे क्या बोलेंगे हम? हाइपोटेंशन बोलेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था रक्तदाब हो गया। इसके साथ ही हमने रक्त की विशेषताएं, रक्त की संरचना, रक्त समूह, दुर्लभ से दुर्लभतम, RH फैक्टर, रक्त संग्रह, रक्तदाब आदि की चर्चाएं की। और इसके साथ ही हमारा रक्त जो टॉपिक है वो क्या हो गया है? पूरा हो गया है। नेक्स्ट जिस टॉपिक हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक है हृदय हमारा। ठीक है।